जय हिंद मोटर इंडिया, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों फाइनली जिन दो गाड़ियों के फेसलिफ्ट का इंतजार किया जा रहा था काफी लंबे समय से, उन दोनों ही गाड़ियों का फेसलिफ्ट अब लॉन्च हो चुका है। मैं हैरियर और सफारी के फेसलिफ्ट की बात कर रहा हूं। इन दोनों ही गाड़ियों के ओवरऑल पैकेजेस को अब बिल्कुल बदल दिया गया है। इन गाड़ियों में अब आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इन गाड़ियों के लुक्स में भी काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। खैर इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियोस तो आपने यूट्यूब पर देख ही लिए होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही गाड़ियां लगभग सेम ही है। इन दोनों ही गाड़ियों में बस आपको 5 और 7 सीटिंग कैपेसिटी का अंतर मिलता है। बाकी सारी ही चीजें इन दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग सेम ही मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं, सेम इंजन मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों का प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल सेम है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेफ्टी भी बिल्कुल सेम मिल जाती है। इसलिए दोस्तों जो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स एक पर लागू होते हैं वो दूसरी पर भी लागू होते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको क्या कुछ पॉजिटिव और क्या कुछ नेगेटिव चीजें मिल जाती हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इन गाड़ियों के पॉजिटिव्स की और देख लेते हैं इन गाड़ियों में आपको क्या कुछ पॉजिटिव मिल जाता है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे इन दोनों ही गाड़ियों में नजर आता है वो है इनकी लुक्स। दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के लुक्स आपको बिल्कुल एकदम बदली हुई देखने को मिलती हैं। हालांकि साइड लुक्स तो इन दोनों ही गाड़ियों के लगभग सेम है, लेकिन इन गाड़ियों में फ्रंट और रियर साइड में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। अब इन दोनों ही गाड़ियों में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको कनेक्टेड DRLs भी देखने को मिल जाते हैं। अब इन दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट ग्रिल्स बिल्कुल चेंज मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में आपको हेडलैम्प्स भी अब LED देखने को मिलते हैं, जिसके बाद इन दोनों ही गाड़ियों की लुक्स बिल्कुल एकदम बदल जाती हैं। दोनों ही गाड़ियों में कई सारे चेंजेस इंटीरियर्स में भी किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स अब आपको पहले से और भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। पहले से बड़ी टच स्क्रीन अब इसमें ऐड कर दी गई है, जिसको लेकर काफी लोगों में शिकायत थी। तो भाई लुक्स इन दोनों ही गाड़ियों के एकदम जबरदस्त है, क्योंकि दोस्तों लुक्स को लेकर सभी की राय अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि मुझे इन दोनों ही गाड़ियों की लुक्स काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन आपको ये उतनी अच्छी नहीं लग रही हो। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों की रोड प्रेजेंस अब काफी अच्छी लग रही है, और जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को रोड्स पर देखेंगे तो ये आपको जरूर अच्छी लगेंगी। तो भाई लुक्स इन दोनों ही गाड़ियों का एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो है दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स। दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में अब फीचर्स भर भर के दे दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों फेसलिफ्ट से पहले भी इन दोनों ही गाड़ियों में कुछ अपग्रेड्स किए गए थे, जिसके बाद इनमें कई सारे फीचर्स को ऐड किया गया था, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, एडास और बड़ी टच स्क्रीन जैसे फीचर्स को पहले ही ऐड कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, अलॉय व्हील्स फ्रॉम बेस वेरिएंट्स, LED हेड एंड टेल लैंप्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग जैसे फीचर्स अब ऐड कर दिए गए हैं, जिसके बाद दोस्तों ये दोनों ही गाड़ियां काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती हैं। हालांकि दोस्तों इसी सेगमेंट में MG की हेक्टर और हेक्टर प्लस भी आती है, जिसमें आपको इससे थोड़े बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको सफिशिएंट, बल्कि यूं कहिए कि मोर देन सफिशिएंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों फीचर्स भी इन दोनों ही गाड़ियों का अब एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनकर आता है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो है इन दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी। दोस्तों हाल ही में ग्लोबल एनकैप में इन दोनों ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इन दोनों ही गाड़ियों ने 5 स्टार्स की अच्छी सेफ्टी रेटिंग्स हासिल करी है। और सिर्फ सेफ्टी रेटिंग्स ही नहीं दोस्तों, इन दोनों ही गाड़ियों ने स्कोर्स के मामले में भी अभी तक क्रैश टेस्ट हुई सभी गाड़ियों से ज्यादा स्कोर हासिल किए हैं। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में आपको सेफ्टी फीचर्स भी बेस वेरिएंट से ही सारे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों ही गाड़ियों का बेस वेरिएंट भी खरीदते हैं तो उसमें आपको 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS विद EBD जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। हालांकि दोस्तों ये तो मैंने कुछ ही फीचर्स गिनाए हैं, इनमें आपको भर भर के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों टाटा की गाड़ियों में कैसी सेफ्टी मिलती है ये तो आप पहले से ही जानते हैं। इन गाड़ियों में आपको सेफ्टी के मामले में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती है। सेफ्टी के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगले पॉजिटिव पॉइंट की, जो है इन दोनों ही गाड़ियों का स्पेस और कंफर्ट। दोस्तों टाटा सफारी एक 7 सीटर है, और इस सेगमेंट में टाटा सफारी ही इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको थर्ड रो में काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों ये स्पेस उतना भी नहीं है कि इसमें अडल्ट बहुत ज्यादा कंफर्टेबली बैठकर जा सके, लेकिन अगर हम लोग हेक्टर प्लस, XUV 700 जैसी गाड़ियों से इसे कंपेयर कराने लगे तो इसमें आपको काफी अच्छा थर्ड रो स्पेस देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों 5 लोगों के लिए तो स्पेस की बात ही क्या करनी। इन दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन को अब रेट्यून किया गया है, जिसके बाद इनमें आपको और भी अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हाईवे पर इन दोनों ही गाड़ियों की स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आने की वजह से दोस्तों ड्राइविंग के मामले में भी और भी अच्छा एक्सपीरियंस अब आपको देखने को मिलेगा। इनमें पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था, जिसको लेकर काफी लोग शिकायत करते थे, लेकिन अब इन दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जो आपको और भी ज्यादा स्मूथ और भी ज्यादा लाइट फील कराने वाला है। स्पेस एंड कंफर्ट के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 5वें पॉजिटिव पॉइंट की, जो है इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस। दोस्तों जिस तरह के पैकेजेस इन दोनों ही गाड़ियों में आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस मुझे तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे। अगर हम हैरियर के प्राइसेस की बात करें तो ये गाड़ी आपको लगभग 15.5 लाख से लेकर 27,34,000 रुपए की एक्सट्रीम कीमत
कीमत में देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर सफारी की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको लगभग 16,20,000 से लेकर 27,34,000 रुपए की एक्शन कीमतों में देखने को मिलती है। तो भाई हैरियर का बेस वेरिएंट आपको लगभग 17.5 लाख रुपए का ऑन रोड कीमतों में देखने को मिलेगा, जबकि सफारी का अगर आप लोग बेस वेरिएंट लेने जाएंगे तो ये आपको लगभग 18 लाख रुपए की ऑन रोड कीमतों में देखने को मिलने वाला है। और इतने प्राइसेस में दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको काफी अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है। इन दोनों ही गाड़ियों के कौन से वेरिएंट में आपको कितने फीचर्स मिल जाते हैं, कितने प्राइसेस देने पर वो फीचर्स मिलते हैं, इन सभी चीजों को लेकर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। प्राइसेस के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगले पॉजिटिव पॉइंट की, जो है इन दोनों ही गाड़ियों की ओवरऑल क्वालिटी। दोस्तों मैं यहाँ पर उस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ जो इन दोनों ही गाड़ियों में दी गई है, चाहे वो शीट मेटल क्वालिटी की बात हो, चाहे वो प्लास्टिक क्वालिटी की बात हो, या फिर वो सीट मटेरियल की बात हो। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको प्राइसेस के हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। और अगर आप लोग इन गाड़ियों पर पैसे खर्च करते हैं तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होने वाली है। आपको इन गाड़ियों में काफी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी, काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी अब अपग्रेड कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसकी टच स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा है, जिसकी वजह से दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों की ओवरऑल क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। हालांकि दोस्तों पैनल गैप्स, फिट एंड फिनिश, इन सभी को लेकर अभी थोड़े बहुत इश्यूज बाकी हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीजें एकदम ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों ये थे हुए कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे इन दोनों ही गाड़ियों के नजर आए। इसके अलावा दोस्तों मुझे और कोई ऐसा खास बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नजर नहीं आता है जो यहाँ पर गिनाना चाहिए। अगर आपको और भी कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स की जिन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, और देख लेते हैं दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में आपको क्या कुछ नेगेटिव मिल जाता है। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नजर आता है दोस्तों वो है फेसलिफ्ट आने के बाद भी इन दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल इंजन का ना होना। दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के फेसलिफ्ट के साथ सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनमें आपको पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा, जिसके बाद ये गाड़ियां और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ही गाड़ियों में अब भी आपको सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन ही दिया गया है। इन गाड़ियों में आपको लगभग 2 लीटर्स का डीजल इंजन दिया गया है जो फिएट वाला इंजन है जो पहले से आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इनमें और कोई भी इंजन ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि दोस्तों हाल ही में टाटा ने कंफर्म किया है कि वो इन दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल इंजन भी लाने वाले हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर्स वाला टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, या फिर यूं कहिए कि देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अब ये बात 100% कंफर्म हो गई है कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक तो ये नेगेटिव पॉइंट है, तो बहुत जल्दी ये नेगेटिव पॉइंट भी अब पॉजिटिव में बदलने वाला है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इन दोनों ही गाड़ियों में नजर आता है वो है 4x4 का ना होना। दोस्तों सफारी के सेगमेंट में आने वाली XUV700 में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी गाड़ियों में भी आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि इन दोनों ही गाड़ियों में भी अब आपको 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन तो देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ही गाड़ियों में अब भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम ही देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे तो नजर आता है। एटलीस्ट इन लोगों को हैरियर में तो 4x4 का ऑप्शन देना ही चाहिए था, जिसके बाद इस गाड़ी की सेल काफी अच्छी हो सकती थी। और दोस्तों फ्यूचर में भी इन दोनों ही गाड़ियों में 4x4 देने का टाटा का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। हालांकि दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में आपको कुछ ऑफ रोडिंग मोड्स मिल जाते हैं, लेकिन वो मोड्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो भाई जिन लोगों को एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड कार लेनी है उनके लिए ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अगले नेगेटिव पॉइंट की, जो है टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज। दोस्तों ये टाटा की हर गाड़ी के साथ एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि चिपक गया है। ये अब हर गाड़ी के साथ नेगेटिव पॉइंट बनता जा रहा है। टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज आज भी उतनी ज्यादा इम्प्रूव्ड नहीं है जितने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों मैं ये जरूर कहूंगा कि सुधार आया है, लेकिन अभी भी और भी ज्यादा सुधार का स्कोप बाकी है। तो भाई टाटा को अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपके शहर में टाटा की सर्विसेज काफी अच्छी हो, इसलिए दोस्तों आपके लिए ये नेगेटिव पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो भाई अगर आप लोग इन दोनों ही गाड़ियों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आफ्टर सेल सर्विसेज को ध्यान में जरूर रखिएगा, और ये इंश्योर पहले कर लीजिएगा कि आपको इन दोनों ही गाड़ियों में कैसी आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले नेगेटिव पॉइंट की, जो है इन दोनों ही गाड़ियों की फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश की बात मैं पहले भी कर रहा था, क्योंकि ये एक ठीक ठाक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए दोस्तों इसको गिनाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन दोनों ही गाड़ियों में अब भी आपको ऐसे पैनल गैप देखने को मिलते हैं जो कि फिट एंड फिनिश के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो भाई यहाँ भी टाटा के लिए एक बड़े सुधार का स्कोप बाकी था, जिस पर टाटा मोटर्स को जरूर काम करना चाहिए। टाटा मोटर्स इंडियन कार मार्केट में अब काफी ज्यादा जाना माना नाम बन चुकी है। हालांकि जाना माना तो पहले से थी, लेकिन अब लोग इन पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं, इसलिए दोस्तों इन लोगों को अपनी फिट एंड फिनिश और आफ्टर सेल सर्विसेज पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो मुझे यहाँ पर गिनाने के लिए जरूरी लगे। इसके अलावा दोस्तों मुझे और कोई ऐसे बड़े नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आते हैं जो यहाँ पर गिनाने चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पता है जो यहाँ पर मैंने नहीं गिनाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर
पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज गए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।